अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है वैक्सीनेशन के हवाले से। आज हम बात करेंगे और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि थर्ड वेव जो कोरोना वायरस की है वो इंतहाई ख़तरनाक चल रही है और इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर रखा हुआ है। तो वैक्सीनेशन भी इसके साथ साथ शुरू हो गई। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एस्ट्राजेनेका जो कि एक ब्रिटिश वैक्सीन है और पाकिस्तान में आजकल वही लग रही है ज़्यादातर। वैसे तो चाइनीज़ वैक्सीन भी पाकिस्तान में मौजूद है और रशियन वैक्सीन भी है, अमेरिकन वैक्सीन भी है पाकिस्तान में, अगर वो मौजूद नहीं है या बहुत कम कहीं पे होगी। तो बहरहाल इस वक्त मेजॉरिटी में जो यूज़ हो रही है वो है एक्स्ट्राजेनेका। और एक्स्ट्राजेनेका जो कि मैंने जैसे पहले बताया कि ब्रिटिश वैक्सीन है और इसके हवाले से कुछ अश्कलात सामने आए। पहले तो जब चाइनीज़ वैक्सीन से स्टार्ट हुआ था तो लोग बड़े खुश थे और वो बखुशी जाते थे, अपनी वैक्सीनेशन करवाने जा रहे थे कि चलो हमारी बारी आएगी, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो गई है और एक्स्ट्राजेनेका को लेकर लोग कुछ परेशान भी हैं। परेशानी क्या है? परेशानी है ब्लड क्लॉट्स। और ये कोई, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूं कि ब्लड क्लॉट क्या होता है, कैसे बनता है और वो कितना, किस हद तक वो डेंजरस है या किस हद तक ख़तरनाक है या उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और इसको लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, ये भी चीज़ थोड़ी सी डिस्कस मैं करने की कोशिश करूँगा आपसे। तो पहले तो इसके स्टैट्स देखते हैं। तो ये देखें जी, 1,80,000, सॉरी ये 1800,000 है। तो इसका मतलब है कि ये ब्रिटिश में 1,80,00,000 लोगों ने जब इसको लगवाया तो उसमें से 30 लोग ऐसे थे जिनमें ब्लड क्लॉट जो है उसकी रिपोर्ट हुई है और उनमें से 9 लोगों की डेथ हुई है। तो अगर देखा जाए तो ये नंबर जो है वो 0.00001% है जिनको ये क्लॉट जिनमें आया, और 9 लोगों की डेथ हुई है तो उनका नंबर जो है वो 0.00005% बनता है। तो इस वाले से देखा जाए तो ये एक निगलेक्टेबल नंबर है। तो वैसे तो जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले कहते हैं जी कि पूछा है कि आप बताएं कि ऑपरेशन खतरनाक है नहीं खतरनाक है, तो वो अपने जिम्मे कुछ नहीं लेते हैं और यही कहते हैं कि भाई एक डिस्प्रिन की गोली खाने से भी डेथ हो जाती है और वो अगरचे बहुत कम है लेकिन हो जाती है। तो इसी तरह से ये नंबर, ये जो आपके सामने पेश किया गया, ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है बल्कि बहुत माइन्यूट सा नंबर है। फैक्टर ये है कि एक्चुअली ये हिफ्ज़ वैक्सीनेशन क्यों करवाई जाती है? हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तहत। और हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तहत यानी कि वो बंदा सेहतमंद होगा जो वैक्सीनेशन करवा रहा होगा अपनी, और जस्ट इसलिए वैक्सीनेशन करवाया कि चलो मुझे कोरोना वायरस ना हो जाए, या जिस भी बीमारी की वैक्सीनेशन करवा रहा है तो इसलिए करवा रहा है कि उसको वो बीमारी ना हो जाए। तो अब अगर बिलफर्ज उसको हिफ्ज़ मा तकद्दुम का खमियाजा ये भुगतना पड़ जाए कि अगर वो एक बंदा भी इनमें से फॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक डेथ तो है ना, और वो बंदा ठीक था और हिफ्ज़ मा तकद्दुम के चक्रों में वो मतलब उसका ये उसकी डेथ हो गई। लेकिन अगर दूसरी पिक्चर देखी जाए तो ये है कि अगर एक वो शख्स है जिसको वैक्सीनेशन हुई हुई है और उसको कोरोना वायरस हो जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन हो तो क्या कोरोना वायरस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये केसेस सामने आए हैं कि कोरोना हो जाता है लेकिन फिर वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं रहता है, तो उसका लीथल रेट बहुत 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 कम हो जाता है। हमारे सामने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आई कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई और वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी सिम्टम्स आती हैं, या वो मतलब उसने क्योंकि शुरू में आप देख कहें कि पहले चंद वीक्स में आफ्टर वैक्सीनेशन पहली डोज के बाद वो इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई होती, और उस वजह से फिर वो अगर कहीं से उसको किसी पेशेंट को मतलब जर्म्स उसमें अंदर आ गए, इंजेक्ट हो गए समहाउ, उसके उसने इनहेल कर लिए, तो फिर वो बीमारी हो सकती है। लेकिन क्योंकि उसने वैक्सीनेशन करवाई है तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आई हैं कि 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, इवन 90+ ईयर्स लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई और वो उसको बेयर करके स्टैंड करके और वायरस वही 14 डेज या जो उसकी ड्यूरेशन है उसको गुजारने के बाद तो वो लोग मतलब बच गए। तो ये एक डिफरेंस है कि वैक्सीनेशन करवाने का फ़ायदा बहरहाल ज़रूर है और हिफ्ज़ मा तक़द्दुम में वैक्सीनेशन करवानी ज़रूर चाहिए, चाहे वो एस्ट्राज़ेनेका ही क्यों ना हो। अब बात ये है कि बैन क्यों हुई, तो भी बात उसका सोल्यूशन, उसका आंसर ये है कि ये बैन हुई कहाँ पे ये देखना है। हमें तो ये फ्री मिल रही है तो हम लोग लगवा रहे हैं और हमें लगवानी चाहिए भी, इट इज़ रिकमेंडेड कि इसको लगवाएं। लेकिन जो लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं इसके एक्सपेंसेस को, वैसे अमीर
कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और जर्मनी है जिनमें नीदरलैंड है, और कनाडा है। जैसे कनाडा में उसका एक सूबा है ओरेंटेनियो, ओंटानियो। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने 1,20,000 लोगों में से एक बंदे को ब्लड क्लॉट आया। तो इस वो ब्लड क्लॉट जो है वो फिर उसको उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट जो फिगर सामने आए कि 60,000 में से एक बंदे को जब ब्लड क्लॉट आना शुरू हो गया तो उन्होंने इसको बैन कर दिया। तो उन कंट्रीज़ में ये है कि वो कोई और वैक्सीन भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर एस्ट्राजेनेका को स्टॉप कर दिया। इस वक्त चाइनीज़ जो वैक्सीन है वो काफ़ी उसका उसमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा कि ब्लड क्लॉटिंग वाला, तो इसलिए लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं। ऐसे ही रशियन जो स्पुतनिक 5 है उसको भी लोग प्रेफर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी वैक्सीन है। तो बहरहाल एस्ट्राजेनेका जो है अपार्ट फ्रॉम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोई उसका नहीं है कोई साइड इफेक्ट इतना क्लियर, या इतना कोई डेंजरस किस्म का साइड इफेक्ट उसका नहीं है। तो इसलिए एस्ट्राजेनेका भी पाकिस्तान जैसे गरीब जो ममालिक हैं उसमें रिकमेंडेड है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये हिफ्ज़ मातकद्दुम के तहत लगाई जा रही है। और अगर आप नहीं लगाते, वैक्सीनेशन अपने आप को नहीं करते, तो यू आर liable to catch the disease, and after catching the disease it may that the disease may harm you more। तो लंग्स के ऊपर जैसे कि उसका एक बड़ा लीथल किस्म का इम्पैक्ट होता है। अच्छा, अगली बात मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि क्या एक्स्ट्राजेनेका जो है वो किस तरह के लोगों में उसका क्लॉटिंग का जो एक इशू है वो होता है। तो पहली बात उसमें जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेल मेंबर्स में इसका क्लॉटिंग का इशू बहुत कम है। जैसे कि इन 30 में से सिर्फ एक मेल मेंबर था, बाकी 29 जो थी वो वेमेन थी। और वो वेमेन भी थी, वो उनमें कौन सी रेंज ऑफ एज वाले इसमें फॉल करते हैं। तो बड़ी अजीब बात सामने आई है कि यंग जो लेडीज़ हैं, मतलब 30 से लेकर 60 तक की एज वाली, 40 ईयर्स 50 ईयर्स, इस रेंज में जो लेडीज़ हैं उनमें क्लॉट ज़्यादा आया, और जो अबव 60 हैं उनमें क्लॉट नहीं आया। तो अगर ये किया जाए, मतलब एक सजेशन है, हम्बल सजेशन है कि एक्स्ट्राजेनेका जो है वो मेल को लगा दें और फीमेल्स में 60 प्लस को लगा दें, तो कोई इशू नहीं है। और वैसे मतलब जो आपके सामने मैंने फिगर बोला है कि ऐसी फीमेल्स जो कि 30 अबव हैं और 30 to 60 इन बिटवीन उनकी एज है, वो इसका शिकार हुई है। वो भी मतलब 1,80,00,000 में से सिर्फ 29। तो इसलिए ये कोई मतलब इतना बड़ा नंबर नहीं है, ये निगलेक्टेबल है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये क्लॉट क्या होता है और ये कैसे हमें नुकसान पहुंचाता है, और फिर उसके बाद हम आएंगे कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं, क्लॉट की सिम्टम्स क्या हैं उस तरफ आएंगे, फिर उसका सोल्यूशन क्या है इस तरफ भी मैं आने की कोशिश करूंगा। तो आमतौर पर क्लॉट क्या है जी, हमारे खून में हम 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। तो जो क्लॉटिंग के लिए जिन सेल्स की ज़रूरत होती है वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स वो छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, और होता क्या है, कहीं पे कट लग गया तो हमारा एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है कि वहाँ पे कुछ देर बाद खून रुक जाता है। और वो कैसे रुकता है, उसमें उसका एक प्रोसेस है कि ये जैसे कि प्रोटीन्स की बनी हुई क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में फाइब्रोनोजीन जो हैं वो आ जाती हैं। इस तरह से आपस में उनके क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में थ्रेड से बन जाते हैं, एक तरह का एक कपड़ा सा बन जाता है, सीफ सा जाली वाला, और उसके ऊपर प्लेटलेट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ये प्लेटलेट्स उसके ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और इन गैप्स को फिल कर देते हैं। जब इन गैप को फिल कर देते हैं तो एक तरह का ये एक क्लॉट बन जाता है जो कि वहाँ पे ब्लड को फ्लो होने से रोक लेता है। और कुदरत ने ये बड़ा खूबसूरत सा मतलब इंसान के अंदर सिस्टम रखा हुआ है जिसकी मदद से हमारा ब्लड वहाँ पे फ्लो होना रुक जाता है जहाँ पे कट आया हुआ था। अब इसी फिनोमेना को थोड़ा समझते हैं कि अगर प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाएं तो उसे कहते हैं क्लॉट, ठीक है। और ये क्लॉट वैसे तो कोई नुकसानदेह नहीं होता, छोटा मोटा क्लॉट, लेकिन जब ये थोड़ा सा इसका साइज बढ़ जाता है तो ये 2 तरह से इफेक्ट करता है। एक ये कि ये ब्रेन हैमरेज की वजह बन सकता है, और सेकेंडली इसका ये नुकसान होगा क्योंकि हमारे बॉडी में 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक की नंबर में प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं।
अब जब जब ये एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, मिसाल के तौर पर 10 प्लेटलेट्स हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो गए, तो अब वो 10 के 10 एक काम में मसरूफ हो गए, तो अब वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर जगह जगह पे क्लॉट बनना शुरू हुए, तो हमारे जो फ्री प्लेटलेट्स हैं, जो वर्किंग प्लेटलेट्स हैं, उनकी कमी आ जाएगी। जब उनकी कमी आ जाएगी तो हमें कोई कहीं पे कट आता है जिसम में, तो फिर क्या होगा कि उसकी क्लॉटिंग नहीं होगी और खून बहना शुरू हो जाएगा और मुश्किल से बंद होगा, या वो फिर काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो ये वाले प्रॉब्लम्स होते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी का होना, या फिर क्लॉट्स की वजह से, ज़्यादा क्लॉट्स की वजह से वो जो हार्ट पेशेंट हैं, या ये जो हमारा जो ब्रेन होता है, तो ब्रेन का जो टिश्यूज होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उन कैपिलरीज में से भी गुजरते हैं, तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो क्योंकि सेंसिटिव पार्ट है तो उससे ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। तो ये एक मतलब फिनोमेना है क्लॉटिंग का। अब होता क्या है कि आमतौर पर जिन पेशेंट को क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो ब्लड थिनर मेडिसिन होती हैं, जैसे हेपरिन एक ब्लड थिनर मेडिसिन है, वो दी जाती है आमतौर पर। लेकिन हेपरिन यहाँ पे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हेपरिन उल्टा रिएक्ट कर जाती है, और उसकी वजह से बजाय से कि क्लॉट्स कम बने, क्लॉट्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक तो ऐसा प्रोसेस है, ऐसा जो प्रॉब्लम है, जो आमतौर पर ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उसमें उस तरह की क्लॉटिंग जो कि हेपरिन की वजह से बाज़ औक़ात जो है वो ओवर क्लॉटिंग हो जाती है। हालांकि इसका काम क्या था कि वो क्लॉट्स को ख़त्म करना, लेकिन वो रिएक्शन में बाज़ औक़ात बहुत बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो क्लॉटिंग को बजाय इसके कम करे, ओवर क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से दो प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया आपको कि क्लॉट्स गुजरते हैं माइंड में से, ब्रेन के सेल्स में से, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम करते हैं, या फिर वो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो फिर ब्लड क्लॉटिंग, कहीं पे जख्म आ गया तो उसमें वो खून बहना शुरू हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आता है। अब देखते हैं जी कि जब हम एस्ट्राजेनेका लगाते हैं तो उसको फिर हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि बेखौफ हो जाएं, कोई इतना मसला नहीं है। हाँ, तो मेल में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही, फीमेल्स में भी सिर्फ ये जो कैटेगरी है 30 से 16 बिटवीन दिस लाइन, यहाँ पे बहुत 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 रेयर परसेंट, 0.00001% जाके ये प्रॉब्लम करता है, बाकी प्रॉब्लम नहीं करता। और अगर प्रॉब्लम कर भी रही तो इसमें से 75% लोग ठीक हो जाते हैं, 75% लोग ठीक हो जाते हैं। जैसे आपके सामने 30 आउट ऑफ 9 की डेथ हुई है, तो ये 75% जो है अबाउट ये ठीक हो जाते हैं। हाँ, और 25% जो है उनका जो रेट है वो ये है कि वो मे बी कि वो डेंजरस हो जाए। लेकिन इनमें भी ये है कि अगर आप थोड़ा ख्याल करें, जैसे कि 4 दिन से लेकर 1 महीना, इस ड्यूरेशन में एस्ट्राजेनेका लगाने के बाद अगर पाँव सोते हैं, पाँव में दर्द होती है, टांगों की सोजिश है, टांगों में दर्द होती है, सर में बार बार दर्द होती है या मुसलसल दर्द रहती है, सीने में कहीं पे ऐसी दर्द का होना, बॉडी में कहीं में भी, कि वो एक नई किस्म की दर्द कहीं पे, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे एक रूटीन में समटाइम्स होता है ना, मसल पेन है, गैस्ट्रिक पेन है, कुछ और पेन है, तो वो नहीं, एक अनकॉमन किस्म की पेन आ जाए, ठीक है। या बॉडी के ऊपर स्किन में रेड स्पॉट्स बनना शुरू हो जाए। एक तो वो रेड स्पॉट है जो बनेगा, एक रेड स्पॉट बनेगा जो आप वैक्सीनेशन करवाएंगे, लेकिन बाकी अगर ज्यादा रेड स्पॉट्स बनना शुरू हो जाए बाकी पार्ट पे भी, सांस की थोड़ी तकलीफ आना शुरू हो जाए, या कुछ धुंधला नजर आना शुरू हो जाए, तो आप अपने डॉक्टर को विजिट करें, और वो इन टाइम विजिट करें। जैसे ही ये चीज़ आती है उनको बताएं, वो आपका आमतौर पर डी डायमस टेस्ट लिख के देते हैं। अगर वो ज़्यादा है, उसको रेट हाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा रिएक्शन हो रहा है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ था कि आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि एस्ट्राजेनेका वैसे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मास बाय क्लॉटिंग के, और क्लॉटिंग का जो मैंने आपको बता दिया कि नंबर बहुत कम है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद इसी तरह से आपको डिटेल दूंगा एस्ट्राजेनेका का, अभी रिसेंट नेक्स्ट और क्या मतलब उसकी सिचुएशन बनी है पाकिस्तान में, दुनिया भर में एक एनालिसिस पेश करूंगा, और इसके अलावा बाकी जो वैक्सीन हैं वो कैसे काम करती हैं उसका भी एनालिसिस पेश किया जाएगा। तो इंशाल्लाह आप इसको इन वीडियो को फॉलो करें, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा।